मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट अ 12.5% लॉस ऑन द सीपी। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, मर्चेंट है, जो कि गुड्स को 12.5% लॉस पे बेचता है। मतलब वो दिखा रहा है कि भाई सीपी जो भी है उसका हम उस पे 12.5% लॉस उठा के बेच रहे हैं। बट अब डिसऑनेस्ट है तो बट तो आना ही है। यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम वेट। 36 ग्राम वेट की जगह वो आपको 28 ग्राम ही दे रहा है। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। हमें पता करना है कि उसका ऐसा करते हुए 12.5% लॉस पे बेचते हुए और उस वेट में ऊपर नीचे धोखाधड़ी करते हुए कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। हमारे ऑप्शंस देखिए, लॉस के 2 ऑप्शंस हैं, गेन के 2 ऑप्शंस हैं। तो कैसे सॉल्व करें इसे, क्या इसमें तिगड़म है उसको देखा जाए। तो पहली बात, वेट जो है वो 36 ग्राम की जगह आपको कितना दे रहा है, 28 ग्राम। अगर हम इसको रेशो में देखें तो 9:7, मतलब 9 ग्राम की जगह वो 7 ग्राम दे रहा है। हर 9 ग्राम के लिए 7 ग्राम वेट दे रहा है, इश्यू कर रहा है, और 12.5% लॉस पे दे रहा है सीपी से। तो इस प्रॉफिट, ये जो परसेंट दे रखा है हमें 12.5%, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये 1/8 बनता है। इसके हिसाब से अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो 8 पे 1 का लॉस दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 7, 8:7 का हिसाब दे रहा है। मतलब 8 रुपए पे अगर कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा हुआ है तो हमें 12.5% लॉस में, यानी 7 रुपए के हिसाब से दे रहा है। अगर हम इसे पर ग्राम मान लें कि 8 रुपए पर ग्राम कॉस्ट प्राइस है और हमें 7 रुपए पर ग्राम दे रहा है, तो हम यहां पे इसका अप्लाई करें इस कॉस्ट को, तो 9 ग्राम की जगह हमें 7 ग्राम मिल रहा है और हम दे रहे हैं कितना उसको, 7 रुपए के हिसाब से। भाई वो हमसे 7 रुपए के हिसाब से ले रहा है पर ग्राम, तो हमसे वो कितने रुपए ऐंठ रहा है, 9 इंटू 7, 63, 63 रुपए ले रहा है वो। अगर हमें 9 ग्राम दे रहा है 7 रुपए के हिसाब से तो हमसे वो 63 रुपए ले रहा है, और लेकिन हमें वो 9 ग्राम दे ही नहीं रहा है, दे रहा है एक्चुअली वो 7 ग्राम। 7 ग्राम जो दे रहा है वो, उसका अगर हम कॉस्ट प्राइस जाने कि एक्चुअल में उसे वो कितने का पड़ा, जो सामान हमने उससे लिया, भाई हमने उससे अपने जानने में 9 ग्राम लिया लेकिन उसने हमें 7 ग्राम दिया, तो जो सामान हमें 63 रुपए का पड़ा वो एक्चुअल में उसको कितने का पड़ा, ये अगर हम जान जाएं तो हम लॉस निकाल सकते हैं या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये 7 ग्राम उसको 8 रुपए के हिसाब से पड़ा होगा, यानी 56 रुपीज। मतलब 56 रुपए का सामान हमें वो 63 रुपए में दे रहा है, इसीलिए वो डिसऑनेस्ट मर्चेंट है। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो कमा रहा है 63 माइनस 56, 7 रुपए का प्रॉफिट, और कितने रुपए के ऊपर, 56 रुपए के ऊपर इंटू 100 अगर कर दें तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 7/56 इंटू 100, यानी 100/8, यानी 12.5%। इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इतना गेन कमा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 2। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। 2 नंबरों का HCF दे रखा है 12। हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कैन नेवर बी देयर एलसीएम। अगर 2 नंबरों का HCF 12 है तो इनमें से कौन सा नंबर उनका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता। तो देखिए HCF और एलसीएम में अगर हम रिलेशन देखें, HCF और एलसीएम में क्या रिलेशन है, तो HCF इंटू एलसीएम जो है ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ
दैट टू नंबर्स जिसका हम एलसीएम और एलसीएम लेने की बात कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम लेने की बात कर रहे हैं। जैसे 4 और 2 अगर हम उठाएं तो 4 और 2 में एचसीएफ लेंगे तो 2 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। इन दोनों का मल्टीपल कर लें या इन दोनों का मल्टीपल कर लें, 4 और 2 का डायरेक्ट, सॉरी एचसीएफ एलसीएम इनका 4 आएगा, 4 और 2 का देखिए बराबर है। तो ये रिलेशन होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। अब इसको अगर हम ध्यान में देते हुए आगे बढ़े कि भाई हमारे दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ 12 है, तो 12 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये होगा। मतलब एलसीएम जो होगा वो a इंटू बी बाई 12 होगा। मतलब दोनों नंबरों का अगर प्रोडक्ट करें वो 12 से डिवाइड जाएगा तो हमें एलसीएम मिलेगा। मतलब ये समझना है यहाँ पे हमें, या ये सिंपली दिख रहा है हमें कि जो 12 है वो एक फैक्टर रहेगा एलसीएम में भी। तो बेसिकली यहाँ पे हम यही चेक करेंगे कि जो भी एक नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, और जो नहीं हो सकता वो एलसीएम बिल्कुल नहीं हो सकता, कैन नेवर बी देयर एलसीएम। तो देखिए 72 12 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 60 भी डिवाइड हो जाएगा। 90 नहीं होगा। 84 हो जाएगा। तो 90 वो आंसर है जो कि इन ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ 12 है उनका कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड नंबर 90। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। दो सर्कल्स हैं, बना लेते हैं। ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कहां पे? तो इस पॉइंट का नाम है पी। AB is a direct common tangent to the two circles. A and B are points of contact. एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये हमने बना लिया। दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं AB, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इनसे मिलके बनी है AB। और आगे क्या गिवन है? एंड एंगल PAB दे रखा है हमें 40 डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल ABP का हमें मेजरमेंट निकालना है, ये पता करना है कि ये कितना डिग्री है। तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों? अब आप ध्यान दें अगर कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये यहां पे टच कर रहे हैं। यहां से अगर मैं एक टेंजेंट ले आऊं तो एक ये सेम पॉइंट से, बाहर के एक सेम पॉइंट से ये दो टेंजेंट हो जाएगी इस सर्कल पे, और ये दो टेंजेंट्स हो जाएंगे इस सर्कल पे। अब ये दो टेंजेंट्स हो गए तो ये दोनों एंगल, भाई ये इन दोनों की लेंथ इधर भी इक्वल होगी, इधर भी इक्वल होगी। तो ये जैसे 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये 40 और ये ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, यानी 80 डिग्री। ये 80 हो गया। इन दोनों का भी थीटा जो मेजरमेंट होगा, इन दोनों का एंगल का मेजरमेंट, ये भी इक्वल होने वाला है। और ये एक ट्रायंगल है ये, जिसमें कि एक एंगल 80 है, तो बाकी दोनों कितने हो जाएंगे? 50-50 हो जाएंगे। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें मिल जाएगा। तो एंगल बी कितना मिल गया? 50 डिग्री। यही फाइंड करना था। आंसर हो गया थर्ड। अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। तो आप देखेंगे कि एंगल APB कितना है? तो APB है 90 डिग्री, भी 50 + 40। तो यहां पे ये एक रिजल्ट भी है जो हम याद रख सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, और उनके बीच में एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रही है, तो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से अगर हम उस पॉइंट पे जहां वो दोनों आपस में टच कर रहे हैं वहां एक एंगल सबटेंड कराएंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। अगर हमें ये रिजल्ट याद हो तो ये डायरेक्ट 90 मिल जाता, ये 40 मिल जाता, ये ट्रायंगल फॉर्म हो ही रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? फिर उस हिसाब से डायरेक्टली 50 पे पहुंच जाएंगे हम।
पर जो भी है आंसर हमारा आ गया थर्ड नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मीन प्रपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज। मीन प्रपोर्शन बताना इन दोनों नंबर का, ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो मीन प्रपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों? तो जैसे दो नंबर हमें गिवन है 169 एंड 144, तो पहली बात जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो इनके बीच में कहीं लाई करेगा। अगर इसको ए बोलें इससे बी तो वो सी होगा। सी इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। सारे ऑप्शंस इसके बीच में ही हैं, बट बीच में कहाँ है? ये जो है ये ज़्यादा छोटा है, ये 144 के बिल्कुल नज़दीक है, ये 169 के बिल्कुल नज़दीक है। तो ऑप्शन 156 देखें हम तो बिल्कुल लगभग बीच में पड़ रहा है, बट ऐसे मार्क नहीं कर सकते तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन का रेशो होता है ए बाई सी इक्वल्स टू सी बाई बी। तो यहां से हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, यानी सी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो रूट ऑफ ए बी यानी 169 इंटू 144 का रूट हमें मिल जाएगा हमारा मीन प्रपोर्शन। तो 169 का रूट में से 13 आएगा और 144 में से 12 आएगा, तो 12 तियां 36 और 12 कम 12, 156 हमारा आंसर हो गया 156। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The length and breadth of a rectangle are increased by 8% and 5%. हमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ 8% और 5% से बढ़ा दिया जाता है। By how much percentage will the area of the rectangle increase? अगर ऐसा हो रहा है तो उस रेक्टेंगल का एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो देखिए सिंपली अगर हम डायग्राम पे इसको डिपिक्ट करें, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ अगर बढ़ा रहे हैं 8% से, मान लेते हैं इतना लेंथ बढ़ गया, और ब्रेड्थ बढ़ा रहे हैं 5% से तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, तो जो एरिया अब कवर होगा वो कुछ इतना होगा। तो एरिया में इंक्रीमेंट हुआ। हमें जानना है कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, ये कितना परसेंट हुआ। तो कैसे करेंगे? अज्यूम कर लेते हैं लेट द लेंथ बी 100, ब्रेड्थ भी 100, दोनों को 100 मान लेते हैं। लेंथ 8% से बढ़ गई तो नई लेंथ कितनी हो गई? 108 न्यू लेंथ, और न्यू ब्रेड्थ कितनी हो गई? 105। ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमने एजम्पशन किया और न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ हमने डिसाइड कर लिया। अब पूछा है कि एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। पहले एरिया कितना होता? L इंटू बी, यानी 100 इंटू 100। अब एरिया कितना हो जाएगा? 108 इंटू 105। इंक्रीमेंट कितना हो गया? इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 11340, इसका मल्टीप्लाई और इस पे हमें मिलेगा 10,000। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों? 1340 का। कितने के ऊपर? 10,000 के ऊपर। और मल्टीप्लाई कर लें अगर 100 से तो हमें परसेंटेज में जो इंक्रीमेंट आया है, कितना परसेंट बढ़ गया है एरिया, ये मालूम चल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.4%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और आसान सवाल इस लिस्ट में। सिंप्लीफाई करना है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 को। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखते हैं cos 45 की वैल्यू पुट करते हैं, कितना होगा? 1/√2, sec 30 2/√3 और cosec 30 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन मैच कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो नीचे इसका एलसीएम होगा 2 + 2√3/√3, और इसको फर्दर आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में बदल के 1/√2 ×
√3 रेसिप्रोकेट हो जाएगा नीचे जो है 2 + 2 √3, तो ये आ जाएगा आपका √3/2√2 + 2√6। क्या ये ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसको हमें और एक बार रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में ये टर्म है इसमें साइन चेंज करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2√2 - 2√6 से हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों अगले स्टेप में, 2 × 2√6 माइनस 2 और इसमें से 3 और ये 6, 18 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3, सॉरी 3 बाहर आ जाएगा 6√2 अपॉन ये, तो 2√2 × 2√2, ये मतलब a + b × a - b, a² - b² लग जाएगा, तो 4 × 2 8 माइनस a² - b² लगेगा यहाँ, 2√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 6 24, तो ये हमें मिलेगा नीचे -16 और ऊपर 2 कॉमन ले लें हम, या हाँ 2 कॉमन ले लें, तो √6 - 3√2 अपॉन में नीचे -16, तो जो इस 2 से हो जाएगा -8, यहाँ माइनस कॉमन ले लें और यहाँ ऊपर, मतलब ये माइनस को अगर हमें हटाना है तो ऊपर साइन चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स का, तो ये हो जाएगा 3√2 - √6 अपॉन में 8। अब ये मैच कर रहा है क्या कहीं? बिल्कुल मैच कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन इजी था, बट सिंप्लीफिकेशन जो इसने बोला था वो लंबा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर सिस्टम का एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ 49 टू पावर 15 - 1? ये ऑप्शंस हैं 46, 14, 8 और 50। इसके हमें डिवाइजर चेक करने हैं और ऑप्शन में जो मौजूद हों वो बताने। तो कैसे सॉल्व होगा ये? 49 की पावर 15 - 1, तो पहले तो हम 49 को रिड्यूस करेंगे जहां तक, मतलब जो छोटा इसको हम कर सकते हैं। अब 49 को क्या लिख सकते हैं? तो 49 7 का स्क्वायर होता है, 7² होल पावर 15 - 1, ये हो जाएगा 7 की पावर 30 - 1। इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 30 - 1 की पावर 30। तो आप जब हम ऐसा करेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई ऐसा करने से जो जहां हम पहुंचे हैं, ये कुछ a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, जहां जो n है ये एक इवन इंटीजर है, या इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे हम। जब इवन इंटीजर होता है, जैसे कि सबसे बेसिक अगर हम लें a² - b², तो ये कैसे एक्सप्रेस होता है? a - b इंटू a + b, मतलब ये दोनों इसके फैक्टर्स होते हैं। उसी प्रकार से अगर an - bn है तो इवन, और n जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके फैक्टर कौन कौन होंगे? a + 1 और सॉरी a + b और a - b, यानी इसका फैक्टर होगा 7 + 1 एंड 7 - 1, दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। अब हमारे ऑप्शन में जो जो हैं, यानी कि अगर 8 है तो वो आंसर हो जाएगा, 6 है तो वो हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। कह रहा है इन अ 1500 मीटर रेस A बीट्स B by 150 मीटर एंड इन द सेम रेस B बीट्स C by 75 मीटर। एक 1500 मीटर की रेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। कितने की है? डिस्टेंस कितना है? 1500 मीटर। A जो है वो B को हरा रहा है 150 मीटर से,
मतलब इस रेस में अगर यहां से ए भागना शुरू करे और ए यहां पहुंच जाए, उस समय बी कहां होता है? जब ये 1500 मीटर है तो 20 से 150 मीटर पीछे होता है, यानी बी ने कवर कर रखा है उस समय पे 1350 मीटर। ये तो यहां पहुंच गया, बी यहां है। और इसी रेस में बी सी को हराता है 75 मीटर से, यानी जब बी यहां पहुंच जाता है तो सी कहीं यहां पे होता है, और इन दोनों के बीच का गैप रह जाता है 75 मीटर से। हमसे पूछ रहा है कि जो ये सबसे तेज दौड़ रहा है, बाय व्हाट डिस्टेंस डज ए बीट सी, जो ए है वो सी को कितने डिस्टेंस से हरा रहा है अगर ऐसा सिनेरियो है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ें कि हमें ये पता चल जाए कि जब ए पूरा रेस कंप्लीट कर ले रहा है तो सी कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर पा रहा है। तो देखिए यहां पे जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे हम सेम टाइम का जो रेशो होता है उससे हम आगे बढ़ेंगे। सेम टाइम का मतलब भाई जितने टाइम में ए पूरा रेस कंप्लीट कर रहा है उतने टाइम में बी 1350 मीटर कवर कर रहा है। उसी प्रकार जितने टाइम में बी 1500 मीटर कवर कर रहा है उतनी देर में सी जो है वो 1425 मीटर कवर कर रहा है। तो दोनों में टाइम जो है यहाँ पे भी यहाँ पे दोनों में टाइम का जो हमें पता चल रहा है कि सेम टाइम का हिसाब है, डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग है। तो सेम टाइम पे रेशो क्या बनता है दोस्तों? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम सेम जब है, डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग है, तो d1 बाई s1 बराबर हो जाएगा d2 बाई s2 के। अब यहाँ 1 और 2 जो है हम जनरल ले रहे हैं और हमारा यहाँ पे जो बंदे हैं वो ए बी सी से हैं, तो हम इसे s1 d1 को a से दिखा देते हैं और s2 d2 को b से दिखा देते हैं। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है और स्पीड है ये हो गई a की और ये स्पीड डिस्टेंस हो गया b का। तो यहां से हमें एस ए बाई एस बी क्या मिलेगा? डी ए बाई डी बी। मतलब जो डिस्टेंस इन दोनों ने कवर किया उसके हिसाब से हमें इनके स्पीड का रेशो मिल जाएगा। कैसे? तो डी ए यानी ए कितनी दूरी कवर कर रहा है 1500 मीटर, उतने ही समय में बी कितनी दूरी कवर कर रहा है 1350 मीटर। मतलब इन दोनों के स्पीड का रेशो आया 0 से 0 गया 15:10 और 15:9, 10:9। इसी प्रकार सेकंड केस में, ये पहला केस है, ये रेशो हमें याद रखना है ताकि ये बनाना ना पड़े ऐसे। सेकंड केस में क्या होगा, इधर इसमें जो एस बी बाई एस सी है ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी कितना कवर कर रहा है पूरा 1500, उतनी देर में सी कितना कवर कर रहा है 1425। अब इसको हम किससे देखें? 15 से ही देख लेते हैं। तो 15 से ये हो जाएगा 100 और ये 15 135 और 15 बचे 75। अब ये हो जाएगा 5 से 15 9 135 होगा, 8 नहीं सॉरी 95, और ये 5 से चला जाएगा 20 बाई 19, 20:19 का रेशो आ रहा है एस बी टू एस सी का। यहाँ एस बी का रेशो है 20 और यहाँ है 9, दोनों को सेम कर लेते हैं। सेम कैसे करेंगे? इसको कर देते हैं 20 से मल्टीप्लाई और इसको कर लेते हैं 9 से। तो हमें ओवरऑल एस ए इज टू एस बी इज टू एस सी का रेशो कितना मिल जाएगा? 200 इज टू 180 इज टू 171। ये कुछ इनके स्पीड का रेशो होगा। मतलब
अब ये रेशो है तो कुछ इसमें एक फैक्टर अगर दे दें के नाम से या एक्स नाम से, तो ये इनकी हम स्पीड एज्यूम कर सकते हैं। मतलब जितनी देर में 200 मीटर कवर कर रहा है ए, उतनी देर में सी कवर कर रहा है 171 मीटर। तो हमें स्पीड मिल गई। अब हम क्या करें, हमें जानना है कि ए कितने डिस्टेंस से सी को हरा रहा है। ए कितने डिस्टेंस से सी को हरा रहा है, तो हम ये देख लें कि ए जो है भाई 1500 मीटर कितनी देर में कवर कर रहा है और उतनी ही देर में सी कहां पहुंच रहा है, तो हमें डिस्टेंस का डिफरेंस निकाल के मालूम चल जाएगा। तो देखिए इसको यहां देखते हैं, जो ए है वो 1500 मीटर स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस है, टाइम जानना है। 1500 मीटर 200 की स्पीड से, 200 के 200 के की स्पीड से कितनी देर में कवर कर लेगा, तो ये आ जाएगा 15/2 के। इतनी देर में जो सी है, सी की स्पीड कितनी है 171 के। अब स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस जानना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड कितना है 171 के, टाइम कितना, जितनी देर वो दौड़ रहा है उतनी देर इसको भी दौड़ाना पड़ेगा हमें, तभी तो पता चलेगा कितना पीछे रह रहा है। तो के से के गया और ये हो जाएगा 2565/2, यानी मतलब जितनी देर में ए ने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, उतनी देर में जो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी, टाइम टेकन बाय ए, इसको टी ए लिख लेते हैं, इसको डी सी, तो क्लियर रहेगा। 1282.5 मीटर कवर कर पा रहा है। तो अब आप देखिए कितना पीछे रह गया। तो 1500 में से इसे अगर हम घटा लें 1282.5 को, यानी 200 उधर हो गया और 17.5 इधर हो गया, 217.5 हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा है ₹2500 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स, 8 साल के लिए 2500 रुपए इन्वेस्ट किया गया एट अ गिवन रेट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंटेड टू ₹3725। 8 साल के लिए पैसा लगाया, 3725 बन गया ऑन मैच्योरिटी। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है कि भाई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई। इंटरेस्ट देख लें तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, 3725 माइनस 2500 यानी 1225। कितने साल का, 8 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 ईयर का 1225 डिवाइड बाय 8, ये इंटरेस्ट है 1 साल का। कितने रुपए के ऊपर, 2500 के ऊपर। तो 2500 से डिवाइड कर दें और 100 से इंटू कर दें तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 0 से 0, 25 से ये गया कितनी बार में जाएगा, 25 चौके 100, 9 ये, और 8 से 8 6 48 और 1 0, 8 एकम 8, 2 0, 16, 4 0, 6.125%। ये हो गया दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये देखते हैं। टेबल shows the number of pages printed by 3 printers during 3 days। ये टेबल है, इसमें दिया हुआ है कि कौन से प्रिंटर्स, जैसे प्रिंटर्स का नाम दे दिया XYZ, और 3 दिनों में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितना कितना प्रिंट करते हैं। फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर Z ड्यूरिंग द 3 डेज। Z द्वारा तीनों दिनों में क्या एवरेज कितना पेज प्रिंट किया जाता है। अब आप देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, पूछा है एवरेज, सारा डाटा दिया हुआ है। कैसे करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 200, 300, 2 500, 70, 80, 88, 588 को 3 से भाग दे दें, एवरेज आ जाएगा। 3 एकम 3, 27, 1 3 6 18,
196 हो गया, था ना सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफी सिंपल है। इफ 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब अपॉन में 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू 24, फाइंड के। इस के की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी 17 इंटू 7 अपॉन में 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इक्वल गिवन है 24 के की वैल्यू निकाल लें इसकी। कैसे? तो 17 प्लस 7 24, 24 से 24 गया वन टाइम में, तो ये हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 17 इंटू 7 इक्वल्स टू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के। 17 स्क्वायर से 17 स्क्वायर गया, 7 स्क्वायर से 7 माइनस से माइनस, के इक्वल्स टू 17 इंटू 7 जो कि होता है 119। हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चनों की फरिश्त में एक और क्वेश्चन। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स इज 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई? दो सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस का हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है और उनके रेडियाई का डिफरेंस पूछ रहा है। सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, एक का रेडियस आर मान लें और दूसरे का छोटू आर, इनका डिफरेंस कितना निकालें अगर हम, तो आ जाएगा 352 माइनस 198, दो यहाँ बच गया, 152, 154, 154। अब 2 पाई कॉमन ले लें, हो गया सॉल्व। आर माइनस आर डायरेक्ट मिल जाएगा अब तो। कैसे? तो भाई 2 से ये उड़ा दें, तो 7 और 7 और फिर 11 से 2 और 7, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 7 इंटू 7/2 इक्वल्स टू आर माइनस आर। ये 49/2 यानी 24.5 सेंटीमीटर, ये आ गया डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्कल से एक क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कॉर्ड AB at the center of this circle is 60 degree. What is the length of this chord? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इस पे एक कॉर्ड है AB नाम की, जो कि सर्कल पे सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। हमसे पूछ रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। अब यहां 60 डिग्री बन रहा है, ये दोनों रेडियाई हैं, दोनों इक्वल लेंथ है, तो एक तरीके से आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होंगे, ये 60 है, तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये भी 60-60, तो बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंसुरेशन टॉपिक से क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड with dimension 88 centimeter, 63 centimeter and 42 centimeter. स्फेरिकल लेड शॉट्स को मेल्ट करके या जैसे भी, उससे हम क्या बना रहे हैं, सॉरी, स्फेरिकल लेड शॉट्स बनाए जा रहे हैं रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड को मेल्ट करके। तो इसका हमें डायमेंशन दे रखा है, डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर, इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखा है 88, 63 एंड 42 सेंटीमीटर। पता करना है कि उस रेडियस के या उस डायमीटर के कितने लेड शॉट्स इससे इस प्रक्रिया से फॉर्म होंगे। तो मान लेते हैं n लेड शॉट्स फॉर्म होंगे और एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, आर हो जाएगा 4.2, भाई रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। इसे इक्वेट कर देंगे
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 88 इंटू 63 इंटू 42। अब इसके पॉइंट्स हटा लें तो नीचे 10 आ जाएगा और 42 से डायरेक्ट 42 एक चला गया, और दूसरा ये 88 बन जाएगा, 88 से ये 88 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ शॉर्ट हो गया ये n इंटू, और इस 7 से ये इसको उड़ा दें 6 बार में और 3 से 2 बार में, तो n इंटू 2 बाई 10 इंटू 10, 100 इंटू 10, 1000 इंटू ये 42, कुछ ऐसा हो गया, इक्वल हो गया 63 के। तो 6 से देख लें, नहीं 7 से, 7 9 63 और 6 टाइम में 42, 3 से 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में, तो ये कुछ हो गया 3 इंटू 1000 बाई में 4, नंबर ऑफ लेड शॉट्स पता चल जाएंगे अब। तो ये हो जाएगा 3000 बाई 4, कितना हो जाएगा ये 728 20 750, ऑप्शन नंबर 2। 750 लेड शॉट्स बन जाएंगे अगर इस डायमेंशन के लेड के रेक्टेंगुलर सॉलिड को मेल्ट किया जाए। तो काफी इजी क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज टॉपिक से ये क्वेश्चन है दोस्तों, द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन्स। इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट प्लेयर का 27 इनिंग्स का बैटिंग एवरेज है 47 रन्स। His highest score in an innings exceeds his lowest score by 157 runs। साथ में बोल रहा है कि हाईएस्ट स्कोर, इसका हाईएस्ट स्कोर मान लेते हैं H और लोवेस्ट स्कोर L। हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से कितना ज्यादा दे रखा है हमें, 157 रन्स। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, आगे कहता है अगर इन दोनों इनिंग्स को हटा दिया जाए, द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42 रन्स। 27 इनिंग का एवरेज है कितना, 47, 25 इनिंग्स का कितना हो जा रहा है 42। हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट स्कोर बताइए, इसका हाईएस्ट स्कोर कितना है। तो अब कैसे सॉल्व करें, तो ये दो इनिंग्स को हटा दिया जा रहा है, हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग्स को एक्सक्लूड करके 25 इनिंग का एवरेज 42 आ रहा है। तो अगर हम देखें, ध्यान दें, तो जो 25 इनिंग हैं, जो मतलब ये दो इनिंग हटाई गई हैं, ये अपने साथ कितना स्कोर लेके इसमें से हट जा रही हैं, वो अगर फाइंड कर लें तो हमें उसका मतलब उन दोनों का हाईएस्ट और लोएस्ट का सम मिल जाएगा, और साथ साथ हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस मालूम ही है। तो 27 इनिंग का एवरेज अगर 47 है और 25 इनिंग का एवरेज 42 है, तो दो इनिंग्स वो हाईएस्ट लोएस्ट वाली ही एक्सक्लूड की गई हैं, उनका सम कितना आएगा, तो ये कैसे फाइंड करें। तो देखिए जो दो इनिंग हटाई गई हैं उसकी वजह से 5 का डिफरेंस आया है, कितनी इनिंग्स में, 25 इनिंग्स में। तो अगर मैं 5 इंटू 25 पता कर लूं, और उसमें जो ये दो इनिंग्स जिनका एवरेज 47 था शुरू में, जो हट गई हैं, वो 2 इंटू 47 भी ऐड कर लूं, तो इन दोनों का मुझे सम पता चल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 125 प्लस 94, यानी 219, 219। हाईएस्ट और लोएस्ट का सम 219, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस 157। तो हाईएस्ट स्कोर कैसे मालूम चलेगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, तो 2H हो जाएगा, L से L चला जाएगा, कितना आ जाएगा 157 प्लस 219, 57 और 19, 76 और 300, 376, यानी हाईएस्ट इनिंग का स्कोर आ गया और 188। तो ये हमारा आंसर हो गया 188। समझ आया। और अगर हम जो इसका मैनुअल तरीका है उससे जाएं, जो भाई फॉर्मूला है कि एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको देखते हुए आगे बढ़ें
तो 27 इनिंग का एवरेज कितना है? 47। तो सभी उसका इनिंग्स का सम कितना आ जाएगा स्कोर का? 47 इंटू 27, सभी इनिंग्स का सम आ जाएगा। बाद में जो आगे आगे बोल रहा है वो कि भाई 2 इनिंग हटाने के बाद 25 इनिंग का जो एवरेज है वो कितना है? 42। तो बाकी इनिंग्स का सम कितना आ जाएगा? 42 इंटू 25। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूं 47 इंटू 27 में से 42 इंटू 25, तो मुझे क्या फाइन मिलेगा? 47 इंटू 27 माइनस 42 इंटू 25 अगर मैं करता हूं तो मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट का सम मिल जाएगा, जो कि मैंने यहां डायरेक्ट ऐसे निकाला था। ये कितना आएगा? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 47 इंटू 25 प्लस 47 इंटू 2 माइनस 42 इंटू 25, जो कि हो जाएगा, अब दोनों ये 25 वाले माइनस कर लें तो 5 इंटू 25 प्लस 47 इंटू 2। तो आप देख सकते हैं यहां फिर से हम यहीं पहुंच गए जो कि हमने शुरू में ही कर लिया था। तो इस प्रकार से भी इसे किया जा सकता है। होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। P and Q can complete a project in 15 days and 10 days respectively। हमसे कह रहा है कि P जो है वो एक काम को 15 दिन में कर लेता है, वहीं Q 10 दिन में। They started doing the work together, but after 2 days Q had to leave and P alone completed the remaining work। अब यहाँ ट्विस्ट आया, वो बहुत सिंपल सा ट्विस्ट है कि जो दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ही Q चला जाता है और P को अकेले काम को करना पड़ता है। तो इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क कंप्लीटेड, पता करना है टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो कैसे करें? पहले एलसीएम ले लें इनका, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क मालूम कर लें। ये आ गया 30, मतलब P का जो यूनिट है, मतलब एफिशिएंसी है, वो 2 यूनिट्स पर डे है और 10 इसका Q का 3 यूनिट्स पर डे। 2 दिन तक साथ में काम किया, मतलब 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम हुआ। तो कितना काम हो गया? 10 यूनिट्स हो गया। अब बचा कितना? तो रिमेनिंग वर्क हो गया 20 यूनिट्स, जो कि कौन कर रहा है? P कर रहा है। P का है हिसाब 2 यूनिट्स पर डे का, तो 2 के हिसाब से ये 10 दिन और लेगा। तो टोटल दिन 10 डेज, सॉरी। तो टोटल यूनिट्स पूरा करने के लिए कितना दिन लगा? 10 इधर और 2 ये, टोटल 12 डेज। तो हमारा आंसर हो गया 12 डेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, काफी आसान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए है अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 जीरो गिवन है हमें और इसकी वैल्यू फाइंड करनी। काफी सिंपल है क्वेश्चन, कैसे करें? तो जो गिवन है उसका थोड़ा इस्तेमाल करें, जो फाइंड करना है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करें। तो इसको अगर हम 1/5 कॉमन लेके एक्स क्यूब से सभी को एक्स क्यूब सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बचेगा, ये एक्स बचेगा, ये होगा 1/x और ये 1/x क्यूब। जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसको यूज करें अगर, कैसे? तो बोथ साइड x से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा? x माइनस 5 प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 0। 5 तो इधर वेट कर रहा है अभी। x प्लस 1/x हो जाएगा 5, x प्लस 1/x 5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, यानी 125 माइनस 15, यानी 110। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू है, ये भी है, पुट कर दें इसमें। तो 1/5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जगह आ गया 110
प्लस x प्लस 1/x की जगह आ गया 5, यानी 115/5 हो गया इसका आंसर, यानी 5 2 10 और 3 23। काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रायंगल्स पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड है ये, काफी इजी क्वेश्चन है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q। तो पहले राइट ट्रायंगल बना लें, और इसका राइट एंगल कहाँ पे है? Q पे। तो ये हो गया P, Q एंड R। लेंथ ऑफ साइड PR इज 17, ये 17 यूनिट्स है। हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द बेस QR की लेंथ 8 यूनिट्स है, और साइड PQ की यूनिट है 15। ये थोड़ा झोल हो गया है, ये 15 छोटा लग रहा है, 8 बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। एंगल RPQ ये कितना है? अल्फा। हमें फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? तो साइन अल्फा इसके हिसाब से हो जाएगा P/H, यानी 8/17, प्लस कॉस अल्फा यानी B/H, यानी 15/17। तो ये कितना हो जाएगा? 23/17। काफी इजी था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DI से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेबल दे रखी है हमें, जिसमें ये बता रहा है कि 5 फैक्ट्रियां हैं और वो कितने नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर करती हैं। फैक्ट्री P 100 स्पून, Q 200, R 150, S 50, T 250। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय P टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय R। P और R द्वारा जो भी स्पून बनाए जा रहे हैं उसका रेशियो कितना है? तो कितना हो जाएगा? 100:150, बोले तो 2:3। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं DI में, काफी सिंपल, बस देख के डरना नहीं होता है, उसको पढ़ना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, उसमें AB अगर 12 सेंटीमीटर है, AC 10 सेंटीमीटर है और एंगल BAC 60 डिग्री है, तो बताइए कि BC का लेंथ कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड BC? तो ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें AB है 12, AC है 10, एंगल BAC है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है साइड BC। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो हमें मालूम होना चाहिए कोसाइन का फॉर्मूला। कोसाइन का फॉर्मूला होता है, जैसे हमें ये साइड निकालनी, तो मैं AB को A लिखूं, AC को B मानूं, अगर BC को मानूं C, तो कोसाइन थीटा होता है A² प्लस B² माइनस C² अपॉन में 2AB। अब ये फॉर्मूला जिसे मालूम है वो तो फटाक से कर लेगा, जिसे नहीं मालूम है उसे लगेगा टाइम, फिर वो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, और उसमें भी फिर दिक्कत, उसमें भी आपको मालूम नहीं चलेगा कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना जाएगा, ये कितना जाएगा। तो ये फॉर्मूला भाई मालूम होना जरूरी है। ए की वैल्यू 12 यानी 12² प्लस बी की वैल्यू 10 यानी 10² माइनस सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, पता करनी है, 2AB यानी 2 इंटू 10 इंटू 12, सॉरी 12 इंटू 10, और कोसाइन थीटा ये है 60 डिग्री। तो कॉस 60 कितना होता है? 1/2। अब इसको अगर सॉल्व करें, 2 से 2 चला जाएगा, 10 इंटू 12 इधर आ जाएगा, 120 इक्वल्स टू 144 प्लस 100 माइनस C² C² को इधर बुला लें तो 120 इसमें से जाएगा, 24 प्लस 100 124 के बराबर हो जाएगा C²। और C कितना आ जाएगा? तो 125 का रूट कितना होगा? 125 का रूट नहीं, C²। अब इसका हमें मालूम करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो और 13 का 169, तो 13 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 का कम होगा, 10 का 100 होता है,
तो ऑप्शन अगर देखें उससे टैकल करें तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट फाइंड करना होगा तो हमें इसको, भाई हमें तो ऑप्शन लगाना है आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर इसको वो फाइंड करना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं इसे। इससे अगर हम फाइंड करें तो 1 से पहले 1 जाएगा, 1 टाइम ये चला गया, फिर पेयर उतर जाता है, 1 का डबल कर लेते हैं 2, और फिर इसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यही आ जाए। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 टाइम में ये 21 जाएगा और 3 बचेगा। अब देखिए अब रिमाइंडर बच गया है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 0 के पेयर्स दे देंगे, 11 का डबल करके यहाँ उतारेंगे 22, यहाँ से एक पेयर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो नंबर लगाएंगे उसी से उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये आ जाए। तो हम फिर से 1 लगाएंगे, 0.1 जाएगा, यहाँ आएगा 221, यहाँ बचेगा 79, और फिर पेयर में ऊपर से डबल 0 आएगा, इसका डबल होके आएगा 222। अब इसको किससे करें, तो हम 3 से कर सकते हैं, 3 3 9 6 6 6। तो आप देख रहे हैं ये अब एंडलेस है ये, लेकिन हमें इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा 11.13। तो इस तरीके से हम रूट फाइंड कर सकते हैं। बाकी हम हिट एंड ट्रायल से हमने देखा कि आसपास पहुंच गए थे, तो 11 करीब होगा ही। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिगो का एक और शानदार क्वेश्चन दोस्तों, वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा इज। हमें वैल्यू पता करनी है इसकी, कैसे सॉल्व करें। तो tan cot जब भी हमें दिखे, बेसिकली हम मतलब मोस्टली ज्यादातर समय हमें उसको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस। तो tan होता है साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। cot होता है बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल 1/10, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, माइनस sec थीटा होता है 1/cos थीटा, और cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। अब देख रहे होंगे आप लोग कि भाई इसका एलसीएम लेना कितना आसान है और इसे सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। कैसे, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 1 आ जाएगा। 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, जो कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हो जाएगा। इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते ही अंदर आएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा -1। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह रिप्लेसमेंट मिल जाएगी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो प्लस और माइनस, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है ही, तो दोनों से सेम उसमें फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो कट आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। भाई यही बचेगा, है ऑप्शन में नंबर 2 पे। इजी हो गया। थोड़ा ये मैंने ज्यादा इलेबोरेट किया इसलिए बड़ा लग रहा है, काफी आसान था ये क्वेश्चन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने फेस किया था दोस्तों, बस इसमें थोड़ी सी तब्दीली है। 4 इंटू 17 का क्यूब ब्रैकेट में -7 क्यूब अपॉन में 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी 40 के बराबर है। पी फाइंड करना है, ये अननोन वैल्यू जो है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 4 से उड़ा दें इसे 10 टाइम्स में। 17 क्यूब माइनस 7 क्यूब क्या हो जाएगा? 17 माइनस 7 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 7 और नीचे 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी है इक्वल्स टू 10। 17 माइनस 7 होगा 10, 10 से ये 10 चला जाएगा, कितने टाइम्स में? 1। तो ये पोर्शन इसके इक्वेट हो गया। 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 7 इक्वल हो गया 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी के। तो पी कितना आ गया दोस्तों? 17 7 119। सेम आंसर है इसका भी, बस इसमें थोड़ा सा चेंज था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दोस्तों रिया को हमारी मदद चाहिए। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 5%। एक जगह उसे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, एक जगह 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं 25 और 5। तो डिसाइड नहीं कर पा रही भाई कौन सा डिस्काउंट ग्रैब किया जाए। बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ ₹3840। इतने रुपए की वो शॉपिंग कर रही है, तो उस पे 2 प्रकार का ऑफर मिल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट? हमसे पूछा गया है कि भाई दोनों जो ऐसे करके डिस्काउंट दिए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, इसमें अंतर आखिर कितने का है? तो एक जगह डिस्काउंट है फ्लैट 30%, एक जगह है सक्सेसिव डिस्काउंट 25 एंड 5। तो इसको अगर हम फ्लैट डिस्काउंट बनाना चाहें कि भाई आखिर ये ओवरऑल कितना डिस्काउंट है जो सक्सेसिव हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा? a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना है। जहां पे a होगा ये 25%, b होगा 5%। तो 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये हो गया 30 माइनस 125 अपॉन 100 यानी माइनस 1.25। तो आप देख रहे हैं कि जो फ्लैट डिस्काउंट है 30% और ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है ये है 28.5%। तो इन दोनों में कितने परसेंट का डिस्काउंट है? कमी है 1.5% का, 1.5% का। मतलब रिया को 1.5% कम डिस्काउंट मिलेगा अगर वो इसको ग्रैब करती है इस ऑफर को। और ये रुपीज में कितने का डिस्काउंट बनेगा, कितने का डिफरेंस बनेगा? तो 1.5% निकाल दें हम इसका 3840 का। तो जब हम 1.5% निकालेंगे तो कितना होगा? 1.5 नहीं, सॉरी, ये 28 1.25 है। तो 25 में ये सब 1.25 था। तो कैसे होगा? ये पॉइंट से हटाएं तो नीचे आ जाएगा 100। 25 से 5/4 हो जाएगा ये, और ये 0 से 0 हो जाएगा, और 5 से ये 2 हो जाएगा, ये 4 to 8, 8 से हो जाएगा 8, 8 3 24, सॉरी 8 4 32 और 8 8 64। 48 रुपीज का अंतर पड़ेगा अगर वो इसको ग्रैब करती है, या मतलब किसी एक को, जिसको भी ग्रैब करेगी उसमें से अगर कम वाले को करेगी तो उसको 48 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इजी था क्वेश्चन।